जब पुलिस अधिकारी ने विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो वो विराज की बुद्धिमानी और उदारता के कायल हो गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी विराज उस लड़के को छोड़ने के लिए तैयार था। उन्हें विराज का ये अंदाज बहुत पसंद आया था। तुरंत ही उस पुलिस अधिकारी ने उस लड़के को देखते हुए कहा, सुना तुमने मिस्टर विराज ने क्या कहा? वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो चलो अब बताओ कि आखिर इस सब के पीछे कौन शामिल है। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर गलत रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उस लड़के ने पुलिस अधिकारी की बात सुनी, वैसे ही उसने एक लंबी आह भरी। विराज उसे छोड़ने के लिए तैयार था। ये सुनकर वो लड़का खुश था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके लिए अब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने सर को हल्का नीचे झुकाते हुए उस लड़के ने बोलना शुरू किया, सर मुझे माफ कर दीजिए। विराज सर, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। किसी ने मुझे इस काम के लिए करने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। क्या तुम उस इंसान को जानते हो? क्या नाम है उस इंसान का? विराज जिंदल ने तुरंत ही उस लड़के से पूछा। विराज को शक था, जिसने भी ये कांड करवाया है वो विराज और उसकी पलटन के सामने एक अनसीन एनिमी बनकर खड़ा है। विराज जल्दी से जल्दी उस इंसान तक पहुंचना चाहता था। नहीं सर, मैं उस इंसान को नहीं जानता। 2 दिन पहले ही मैं उससे मिला था। वो खुद मेरे पास आया था। अपना सर हिलाते हुए उस लड़के ने विराज से कहा। उस पुलिस अधिकारी ने उस लड़के को गौर से देखा। उसके बाद विराज को देखते हुए बोला, विराज साहब, मुझे पुलिस की नौकरी करते हुए 16 साल हो गए। इन 16 सालों में ना जाने किन किन लोगों से मेरा पाला पड़ा है। मेरा तजुर्बा कभी गलत साबित नहीं हुआ। इस लड़के की आंखों में पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। उस पुलिस अधिकारी की बात पर विराज को पूरा भरोसा था। अब विराज के सामने भी ये क्लियर हो गया था कि वो लड़का सच बोल रहा था। तुरंत ही विराज ने उस लड़के को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी यहाँ पर जो रायता फैलाया है, तुम्हें उसे साफ करना होगा। सभी के सामने अपनी गलती माननी होगी, सभी को समझाना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़का काफी इंप्रेसिव था। जैसे ही उसने विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही उसने भीड़ के सामने चिल्लाते हुए जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था। मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि मैं इस स्पोर्ट्स एकेडमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और इस बात के लिए मैंने किसी से पैसे लिए थे। जब विराज सर ने और पुलिस के अधिकारियों ने मुझे समझाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। दरअसल 2 दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई, पुलकित, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा भाई नहीं था। माफ करना, मैं बस पैसों के चक्कर में बिक गया था और मैंने जो भी आरोप इस स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगाए वो सभी बकवास और बेबुनियाद हैं। मैं तो ये पहले से ही जानता था। हमारे एरिया में इतना अच्छा और इतना बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी खुला है, साथ ही साथ उसने लाउंज भी है। आखिर वो फेक वाइन कैसे बेच सकते हैं? मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने इस लड़के की बात पर भरोसा किया। शिट। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा, सच में गलती मुझसे भी हो गई जो मैंने इस लड़के की बात पर भरोसा किया। इस स्पोर्ट्स एकेडमी का ओनर तो बहुत अच्छा इंसान है। इतना कुछ होने के बाद भी उस लड़के को छोड़ रहा है। एक महिला ने भी भीड़ के सामने अपनी राय पेश की। ये लड़का पैसों के लिए बिक गया। कल को ये पैसों के लिए अपने परिवार वालों को भी बेच सकता है। ऐसे लड़के पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये एक अपराधी है और उसे बाहर छोड़ना क्यों है? इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। एक आदमी ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो इस लड़के को पुलिस के हवाले करने वाले? स्पोर्ट्स एकेडमी के ओनर से कुछ सीखो। इतना पैसा होने के बाद भी उनका दिल कितना अच्छा है। तुम्हारा दिल ऐसा क्यों नहीं है? मियां बीवी के बीच अब झड़प होना शुरू हो गए थे। भीड़ में मौजूद लोगों की बात सुनकर उस लड़के को काफी बुरा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब उसने इस कांड को शुरू किया था और इस स्पोर्ट्स एकेडमी पर आरोप लगाना शुरू किया था, तब भीड़ उसके साथ थी और विराज को खरी खोटी सुना रही थी। लेकिन अंत में जब उसने अपनी गलती सभी के सामने कबूल की,
तो भीड़ अब विराज की साइड चली गई थी। ये भारत की जनता है, इन्हें शब्दों के खेल में उतारना बहुत आसान है। सुनो लड़के, देखो तुमने गलती तो की है। भले ही विराज साहब तुम्हें छोड़ दे, लेकिन पुलिस की नजरों में तो तुम एक अपराधी हो। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और इस पूरी घटना को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। वो इंसान कैसा दिखता था, तुम्हारी उससे कहां मुलाकात हुई, उसने तुम्हें क्या क्या कहा, वगैरह वगैरह। भीड़ की बातें सुनकर पुलिस को लगा कि अगर उन्होंने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की तो लोगों के मन से पुलिस का भरोसा और डर दोनों ही निकल जाएगा। इसीलिए पुलिस उस लड़के पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर उस लड़के ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और पीछे मुड़ते हुए पुलिस वालों के साथ उनकी वैन की तरफ बढ़ने लगा था। तुरंत ही विराज ने उस लड़के को पीछे से रोकते हुए कहा, भाई क्या मैं जान सकता हूं कि उस इंसान ने तुम्हें इस गंदे काम को करने के लिए कितने रुपए ऑफर किए थे? विराज की बात सुनकर वो लड़का पीछे मुड़ा और उसने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर उस आदमी ने मुझे 40 लाख रुपए का ऑफर दिया था। आधे पैसे उसने काम के पहले दिए। अब चूंकि ये काम पूरा नहीं हो पाया है तो मेरे पास उसके दिए हुए 20 लाख रुपए हैं। उस लड़के की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करो और उस आदमी तक पहुंचने में पुलिस की मदद करो। इस काम के लिए मैं तुम्हें 80 लाख रुपए दूंगा। जैसे ही उस लड़के ने विराज की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सर आप परेशान मत होइए, मुझसे जो भी होगा वो मैं जरूर करूंगा। भले ही आप मुझे पैसे दे या ना दे, मैं पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। उस लड़के की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा कि ये मैटर तो खत्म हो गया, लेकिन वो इंसान अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था। तुरंत ही विराज ने हैदर को देखा जो पुलिस अधिकारियों के बीच में खड़ा था। हैदर, क्या इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा आसान नहीं है? हैदर ने तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहा, जी साहब, मैं पहले से कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। इसी के साथ पुलिस के अधिकारी उस लड़के को अपने साथ ले गए और हैदर भी इस मामले को रफा दफा करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गया था। जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर मन ही मन विराज हंसने लगा था। विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई शहर में बदनाम होने से बच गई थी, लेकिन अगर वो इंसान जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो ना जाने ऐसी कितनी चाल चलेगा और विराज को फंसाने की कोशिश करेगा। खैर, वो लड़का पुलिस से पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। विराज को पूरी उम्मीद थी कि उस लड़के से पुलिस वालों को कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी जिससे उस इंसान का पता लगाया जा सके। सिर्फ पता ही नहीं लगाना था, उस इंसान को जल्दी से जल्दी दबोचना था। विराज को पूरी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल सच जरूर बाहर आएगा, लेकिन अगर उस लड़के की मदद से भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली और उस इंसान तक पहुंचने में पुलिस और हैदर नाकाम साबित हुए तो मुंबई शहर में जिंदल परिवार के नाम पर एक धब्बा लग जाएगा। वो जिंदल परिवार जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, अगर वो एक इंसान तक नहीं पहुंच पाए तो सोचिए मुंबई शहर में उनके नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। मनी मन ये सोचते हुए विराज ने तय किया कि उसे अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने होंगे। विराज नहीं चाहता था कि ऐसा कोई हादसा दोबारा हो। तुरंत ही विराज के कदम अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर बढ़ने लगे और जल्दी विराज स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल मैनेजर के केबिन में पहुंच गया था। जैसे ही जनरल मैनेजर ने देखा कि विराज फिर से उसके केबिन में आया है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अरे विराज सर, आप फिर से आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे बोलते, मैं बाहर आ जाता। विराज ने जनरल मैनेजर की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपनी बात सामने रखते हुए बोला, आज से और अभी से इस स्पोर्ट्स एकेडमी में कुछ रूल्स बदलने वाले हैं। सबसे पहले तो जिसे भी ड्रिंक्स सर्व की जाएगी उसका एज प्रूफ चेक होगा। अगर वो 18 साल से ऊपर है तभी उसे ड्रिंक सर्व होगी।
वरना कुछ भी अल्कोहलिक बेवरेज उस इंसान को सर्व नहीं किया जाएगा। अगर कोई 18 साल से ऊपर भी है तो भी उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल ही सर्व किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स एकेडमी खेलने के लिए है, दारू पीने के लिए और कांड करने के लिए नहीं है। एंजॉयमेंट अपनी जगह है, ये कोई पार्टी मनाने का अड्डा नहीं है। ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एकेडमी में अप्लाई होते हैं। लाउंज में कोई भी पार्टी कर सकता है, लेकिन उसकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही जनरल मैनेजर ने विराज की ये बात सुनी, वो एकाएक स्टन रह गया था। भला ऐसा रूल कौन निकालता है? स्पोर्ट्स एकेडमी में लोग एंजॉय करने आते हैं और स्विमिंग करते हुए वो काफी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। स्विमिंग पूल में सेफ गार्ड्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हेल्पर्स भी, लेकिन उसके बाद भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल सर्व करना? अगर ऐसा करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? सबसे ज्यादा कमाई तो वैसे भी शराब और खाने से ही होती है। जनरल मैनेजर सोच में पड़ गया था और उसके चेहरे पर वो शिकन साफ साफ नजर आ रही थी। जब लंबे समय तक जनरल मैनेजर के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकला तो तुरंत ही विराज ने उससे कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जनरल मैनेजर बहुत अच्छे से जानता था कि विराज एक जेंटलमैन है और वो जो कुछ भी करता है वो अक्कल वाला काम होता है। जनरल मैनेजर ये भी जानता था कि विराज ने अचानक से रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव क्यों किया है। लेकिन उसके बाद भी जनरल मैनेजर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, विराज सर, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो हमारा प्रॉफिट पूरा नीचे गिर जाएगा। जनरल मैनेजर की बात सुनकर विराज ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सब करने से हमारा प्रॉफिट नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये लोगों के लिए एकदम सही है। ये उनकी सेफ्टी के लिए है और जब बात सेफ्टी की आती है तो उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन विराज सर, मुझे लगता है कि ये तरीका गलत है। नॉर्मली जो लोग ज्यादा पीते हैं वो पूरे नशे में हो जाते हैं, इससे ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं होता है। उस लड़की की किस्मत खराब थी, इसीलिए उसके साथ वैसा हादसा हुआ है, लेकिन ऐसा हादसा फिर से होगा इसकी पॉसिबिलिटीज तो जीरो हैं। तो हम वो सब सोचते हुए अपना प्रॉफिट नीचे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करने की जरूरत है, जनरल मैनेजर ने विराज को समझाते हुए कहा। उस जनरल मैनेजर की बात सुनकर विराज ने सीरियस अंदाज में कहा, नहीं, हमें अल्कोहल लिमिट सेट करनी होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई शहर की दूसरी स्पोर्ट्स अकेडमीज में क्या होता है, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स अकेडमी में ये सब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि लोग इसे शराब पीने का अड्डा समझे। ये बच्चों के लिए और परिवार वालों के लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी है, यहाँ बेवड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सर, जनरल मैनेजर और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि विराज का एटीट्यूड बहुत फर्म है और विराज का ये फैसला बदलने वाला नहीं है, तो विराज के सामने गिव अप करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब विराज ने देखा कि जनरल मैनेजर उसके थॉट्स सुनकर मान गया है, तो तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए उस जनरल मैनेजर से कहा, हमें अच्छा काम करना है, इसे जनता की सेवा करने का मौका समझो। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने थॉट्स मेरे सामने शेयर किए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बॉस के सामने अपनी बात रख पाते हैं। आई एडमायर यू। ऐसे ही लगन के साथ काम करो। क्या उस लड़के से पुलिस को और हैदर को उस इंसान के खिलाफ कोई लीड मिलेगी? क्या हैदर उस इंसान तक पहुंच पाएगा? आखिर उन सब के पीछे कौन हो सकता है? कौन है जो अंधेरे में रहकर जिंदल परिवार को चैलेंज कर रहा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।